सुनो बेटा, कौन सा चैप्टर था साइंस का? क्या नाम है चौथे चैप्टर का? देखो, चलो ये तो अच्छी बात है, पूरी साल पढ़ते पढ़ते आपको कम से कम चैप्टर का नाम तो याद हुआ है ना? हाँ, देखो चैप्टर नंबर जो 4 है बच्चों, उसका क्या नाम है? कार्बन एवं उसके यौगिक। देखो, ये हो गया बच्चों आपका कार्बन एवं उसके यौगिक। सुनना भाई ध्यान से आप लोग, बोलो कार्बन और उसके यौगिक, ठीक है? देखो, ये जो आपका चैप्टर नंबर 4 है बच्चों, आपकी जो बोर्ड परीक्षा 2023-24 होगी, उसके अंदर पहली चीज़ तो आपको ये मालूम होना चाहिए कितने नंबर का पूछेगा वो आपसे, 7 नंबर का। अब देखो 7 नंबर का चैप्टर है, तो इसका मतलब 1% से भी ज़्यादा आपका काम हो जाएगा, ठीक है? 7 नंबर के अंदर ध्यान रखना, ये आपसे टोटल बच्चों कितने प्रश्न पूछेगा? 5 प्रश्न। बोलो इस चैप्टर से आपके सामने कितने प्रश्न आएंगे? 5 प्रश्न, ठीक है? इन 5 प्रश्नों के अंदर है ना बच्चों, देखो एक प्रश्न 1 नंबर का, फिर एक प्रश्न 1 नंबर का, और फिर एक प्रश्न 1 नंबर का, यानी एक एक नंबर के कितने प्रश्न आएंगे? 3। और 2-2 नंबर के बताओ कितने प्रश्न आएंगे? 2। तो ये हो गया टोटल आपका 1 और 1 2 और 1 3, और 3 और 2 5 और 2 7। टोटल कितने नंबर का हो गया? 7 नंबर का। और 7 नंबर के बताओ वो आपसे कितने प्रश्न पूछेगा? ठीक है, 5 प्रश्न। देखो, मैंने आपसे कहा था ये चैप्टर रसायन विज्ञान का जो आपकी केमिस्ट्री है उसका सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इसके अंदर आप पढ़ोगे बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसके अंदर आपको 2 ही चीज़ों का अध्ययन करना है, एक पढ़ोगे आप लोग किसके बारे में? कार्बन के बारे में। एक पढ़ोगे बच्चों उसके यौगिकों के बारे में। मुख्य चीज़ है हाइड्रोकार्बन, आपको पढ़ना है इसके अंदर। बोलो मेन चीज़ क्या है बच्चों आपकी? हाइड्रोकार्बन। मतलब एक कार्बन का एक हाइड्रोजन के साथ में संबंध जो है वो आपको यहाँ पर पूरा पढ़ना है, ठीक है? देखो, अब बात है बच्चों रिवीजन की, तो थोड़ा सा फास्ट तो अपने को चलना पड़ेगा, और एक एक पॉइंट को आपको ना बिल्कुल डिटेल से कवर करते हुए चलना है। देखो 2 या 3 क्लासों में इसको आपको पूरा करना पड़ेगा, ठीक है? सुनना ध्यान से सभी। बताओ बच्चों, सबसे पहले ऊपर आपको क्या दिखाई दे रहा है? बोलो बेटा, आपको क्या दिखाई दिया? कार्बन, ठीक है? ये आपका कार्बन हो गया। सबसे पहले तो आप लोग ये जानो कि कार्बन का मतलब क्या है। देखो बेटा, छोटा सा पॉइंट याद रखना कि ये जो हमारा कार्बन है, ये जो आपका कार्बन है बच्चों, ये क्या होता है? बोलो अधात्विक तत्व। बताओ बच्चों, क्या है ये आपका? बोलो बेटा, ये आपका हो गया अधात्विक तत्व। आई बात समझ में? देखो, एक पॉइंट तो ये याद कर लो, मतलब आपको पता है हमारी प्रकृति के अंदर, आप लोग मुझे बताओ अब तक टोटल ज्ञात जो तत्व है उनकी संख्या कितनी है? 118। सबको मालूम है? यानी प्रकृति के अंदर अब तक ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी है बच्चों? टोटल 118। तो 118 जो तत्व है बच्चों, उनका वर्गीकरण 2 प्रकार से किया गया है। एक वर्गीकरण आता है प्राकृतिक, और दूसरा आता है मानव निर्मित, जिनको क्या कहा जाता है? बोलो कृत्रिम तत्वों के नाम से जाना जाता है। तो वे प्राकृतिक तत्व जो हमारे को प्रकृति से प्राप्त हुए हैं, और मानव निर्मित जिनका निर्माण मानव ने क्या किया है बच्चों? प्रयोगशालाओं के अंदर किया है। तो इन 118 तत्वों को हम लोग क्या करते हैं बच्चों? कितने भागों में बांटते हैं? 3 भागों के अंदर। एक भाग आता है अपना धातु, एक होता है बच्चों अपना अधातु, और एक होता है बेटा आपका उपधातु। अब इससे पहले वाला जो चैप्टर आपका चैप्टर नंबर 3, उसके अंदर आपने क्या पढ़ा था? धातु और अधातु के बारे में। और एक आता है बच्चों उपधातु। क्या होता है बेटा? उपधातु। तो पहला पॉइंट आप लोग सब याद रखना कि अगर मैं कार्बन की बात करूंगा तो कार्बन बच्चों क्या होता है? एक अधात्विक तत्व है। मतलब ये धातु भी नहीं है, ये उपधातु भी नहीं है, ये क्या है बच्चों? आपकी एक अधातु, यानी नॉन मेटल। बोलो बच्चों, क्या है आपकी एक अधातु। एक बात तो आपकी ये क्लियर हो गई। अब मेरी बात सुनो, इस प्रकृति के ऊपर जो सभी जीव है, अर्थात जिनके अंदर बच्चों जीव पाया जाता है ना,
उनके अंदर, या अगर हम लोग अपनी बात करें मानव की, तो हमारे लिए जितनी भी आवश्यक चीज़ें हैं जिनको हम लोग जैसे भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, उन सब चीज़ों का जो मुख्य आधार होता है बच्चों, वो बताओ क्या होता है? कार्बन ही होता है। ठीक है, आगे आओ। अब बात आती है सर कार्बन क्या है, तो मैंने लिख दिया कार्बन क्या है बच्चों? हमारा एक अधात्विक ये तत्व है। अब बात करेंगे सर हमारी जो ये क्या नाम से भूपर्पटी है, इस भूपर्पटी तथा वायुमंडल के अंदर कार्बन की जो मात्रा है, देखो बच्चों बहुत उपयोगी तत्व है और ऐसा तत्व है जिसके अंदर एक अद्वितीय क्षमता पाई जाती है सबसे ज्यादा यौगिक बनाने की। यानी एक ऐसा तत्व जो सबसे ज्यादा अन्य यौगिकों के साथ में यौगिक बनाने की जो क्षमता रखता है, वो कौन सा है बच्चों? कार्बन। देख लो बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, फिर भी इसके अंदर इतनी बड़ी क्षमता पाई जाती है कि ये सबसे अधिक मात्रा में क्या करता है बच्चों? यौगिक बनाता है। उसका रीजन क्या है? सब चीजें आप लोग यहाँ पर पढ़ोगे। ठीक है, तो पहले हमने पढ़ा कि हमारी जो भूपर्पटी है तथा वायुमंडल में कार्बन की जो मात्रा है, तो आप लोग इसके बारे में एक ही चीज याद रखना बच्चों, अल्प मात्रा। अल्प का मतलब जानते हो क्या होता है? बहुत कम। अल्प यानी क्या होता है बच्चों? बहुत कम, यानी एक प्रकार से कह सकते हो न के बराबर। तो यानी भूपर्पटी तथा वायुमंडल में कार्बन की जो मात्रा है बच्चों, वो क्या है? अल्प मात्रा है, बहुत कम मात्रा के अंदर ये क्या है बच्चों? उपस्थित है। अब बात करेंगे भूपर्पटी को लेकर, तो भूपर्पटी के अंदर कार्बन की जो प्रतिशत मात्रा है वो कितनी पाई जाती है बच्चों? 0.02%। बोलो बेटा, भूपर्पटी के अंदर कार्बन कितना पाया जाता है? 0.02% पाया जाता है। याद रखोगे। इसी प्रकार आप लोग क्या कहोगे बच्चों कि सर हमारा जो वायुमंडल है, इस वायुमंडल के अंदर कार्बन की जो प्रतिशत मात्रा है बच्चों, वो कितनी पाई जाती है? 0.03%। बोलो यस या नो। अगला टॉपिक आपका तैयार हो गया। इसके बाद में सुनो बच्चों, अब मैं बात करूंगा कि कार्बन का जो परमाणु क्रमांक है वो कितना होता है। तो सब बच्चों को मालूम है कितना होगा बेटा? 6। देखो हमारी प्रकृति के अंदर टोटल अब तक तत्व ज्ञात संख्या क्या नाम से जो ज्ञात तत्वों की संख्या है वो कितनी है? 118। 118 के अंदर बच्चों आपको कम से कम 20 जो तत्व है स्टार्टिंग के, उनका क्या याद होना चाहिए? परमाणु क्रमांक याद होना चाहिए। आपकी जिम्मेदारी है आज जाकर लिख लेना सब बच्चे। ठीक है, 1 से लेकर 20 तक के जो तत्व है, जैसे सबसे पहला परमाणु क्रमांक किसका होता है? हाइड्रोजन का। सबसे हल्का तत्व है और उसकी परमाणु संख्या कितनी होती है? 1। या तो परमाणु संख्या कह दो या परमाणु क्रमांक कह दो। दूसरे नंबर पे कौन आता है? हीलियम। तीसरे नंबर पे लिथियम। चौथे नंबर पे है बेरिलियम। 5वें नंबर पे बोरॉन। 6ठे नंबर पे कार्बन। 7वें नंबर पे नाइट्रोजन। 8वें नंबर पे ऑक्सीजन। आई बात समझ में? ऐसे आपको 20 तक का मालूम होना चाहिए। ये काम आएगा बेटा अपने चैप्टर 3 में भी काम आएगा और चैप्टर 4 के अंदर तो विशेष रूप से काम आएगा जब आप लोग क्या पढ़ोगे? हाइड्रोकार्बन। आई बात समझ में? अब देखो बच्चों, सुनना मेरी बात को ध्यान से। मैंने पूछा कार्बन का परमाणु क्रमांक, तो बच्चों मेंडलीफ ने क्या किया था? तत्वों का वर्गीकरण किया था और आवर्त सारणी के अंदर इस कार्बन को बच्चों कौन से क्रमांक के ऊपर रखा? उसने 6ठे क्रमांक के ऊपर। तो पहली चीज याद रखोगे, कार्बन का परमाणु क्रमांक बच्चों कितना होता है? 6। अब कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 हो गया, तो इसका मतलब इसके अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है बच्चों? 6 है। अब मैं बताऊंगा, अगर मैं बात करूं किसकी बच्चों? कोष को लेकर, बताओ कोष को क्या कहा जाता है? बोलो, इसको कक्षा के नाम से भी जाना जाता है। हम बात करेंगे जैसे KLMN। आई बात समझ में? नाभिक के सबसे पास वाली जो कक्षा होती है बच्चों, वो कौन सी होती है? के कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 2। इसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। अब मुझे बताओ 6 में से 2 तो गया, बचे कितने? आपने कहा साहब 4 बच गए। इसका मतलब एल कोष के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों? 4 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका बाह्यतम कोष कौन सा हो जाएगा? एल। सबसे बाहरी जो कक्षा है बच्चों वो कौन सी हो जाएगी? इसकी एल। आई बात समझ में? ठीक है साहब, एक काम अपना ये हो गया। तो बोलो बच्चों, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6। सबको मालूम है बच्चों को, ये जो कार्बन है बच्चों, इस कार्बन का जो प्रतीक है आप लोग मुझे बताएंगे बेटा क्या होता है? सी। यानी कार्बन को बच्चों बताओ किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? बोलो इसको
सी के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, आगे आओ बेटा, आगे सुनेंगे। यहां से देखो प्रत्येक भैया बहन, मैंने कहा कार्बन के सबसे बाहरी संयोजी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बोलो कितनी है? 4। आई बात समझ में? तो लेना सभी। मैंने कहा आपसे कार्बन के सबसे बाहरी संयोजी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो टोटल कितनी है बच्चों? 4। ठीक है, इसके बाद सुनो आगे। देखो फिर मैंने कहा ये जो कार्बन है, इस कार्बन परमाणु की जो प्रकृति है बच्चों, वो ये बताओ कैसी होती है प्रकृति? बता सकते हो क्या आप में से कोई? कार्बन परमाणु की प्रकृति अगर मैं पूछूं इसकी संरचना कैसी है, बोलो प्रकृति कैसी होगी? नहीं, सर्वतोमुखी तो है, उसका मतलब तो ये है भाई ये सबके साथ में यौगिक बनाने की क्या रखता है बच्चों? क्षमता रखता है। मैं पूछ रहा हूं कार्बन परमाणु की जो प्रकृति है वो कैसी है, आप लोग बताओ मुझे, बोलो बेटा। देखो ये जो कार्बन परमाणु है इसकी प्रकृति होती है बताओ बच्चों, याद रखना क्या नाम से, बोलो क्या होगा? चतुसंयोजी। क्या होगी बेटी? चतुसंयोजी। देखो चतुसंयोजी का मतलब क्या है? इसका मतलब है कार्बन अधिकतम कितने बंधों का निर्माण करेगा? 4 बंधों का। कितने बंध बनाएगा? 4 बंध बनाएगा। आई बात समझ में? क्यों? क्योंकि इसके बाह्यतम कोष में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है बच्चों? 4 है। आई बात समझ में? तो याद रखना कार्बन परमाणु की जो प्रकृति है वो कैसी होती है? चतुसंयोजी होती है। इसके बाद भी मैंने आपसे पूछा कार्बन की, फिर खालिस्तान दे दिया। बताओ ये जो कार्बन है इसकी कौन सी प्रवृत्ति होती है जिसके कारण यह बहुत से यौगिकों का क्या करता है बच्चों? निर्माण करता है। बोलो श्रृंखलन। यहां पर क्या आएगा बच्चों आपका? ये हो जाएगा आपका श्रृंखलन। देखो याद रखना श्रृंखला का मतलब क्या होता है बच्चों? चैन। श्रृंखला का मतलब क्या होता है? चैन। और चैन कब बढ़ती है? जब एक यौगिक को दूसरे यौगिक से हम लोग क्या करते हैं? जोड़ते हैं। आई बात समझ में? तो आप लोग सभी याद रखना कि जो बच्चों कार्बन है, इस कार्बन की श्रृंखलन क्या होती है? प्रवृत्ति होती है। और इस श्रृंखलन प्रवृत्ति के कारण बच्चों ये क्या करता है? बहुत से यौगिकों का क्या करता है? बोलो बेटा निर्माण करता है। आई बात समझ में? ये जो आपका पहला पेज है इसके अंदर देखो छोटी छोटी चीजें आपको सीखने को मिली है। और छोटी छोटी चीज़ों को सिखाने का रीजन ये है, आपको मालूम है छोटे छोटे इस चैप्टर से कितने प्रश्न पूछेगा? वो 3 प्रश्न। अब वो 3 प्रश्न जैसे मान लो बच्चों हो सकते हैं आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के हो, एबेसदे वाले, हो सकता है बच्चों वो आपके खालिस्तान वाले हो, रिक्त स्थान के, या हो सकता है वो आपके अति लघुतरात्मक हो। छोटे प्रश्न आजकल पता है ना आपको ज़्यादा आ रहे हैं 1-2 साल से, तो नंबर नहीं कटनी चाहिए, 100 तक पहुँचना है अपने को। तो इस पेज में आपने छोटी छोटी 4-5 बातें सीखी। पहला पॉइंट आपने सीखा कार्बन क्या है बच्चों? अधात्विक तत्व है, अधातु है। दूसरी बात, अगर कार्बन की बात करें तो कार्बन की जो मात्रा है वो भूपर्पटी तथा वायुमंडल के अंदर अल्प है, बहुत कम मात्रा में कार्बन पाया जाता है। बोलो टाइम लगेगा बॉस मेरे को। फिर मैंने कहा भूपर्पटी के अंदर बोलो कार्बन कितनी प्रतिशत मात्रा में के अंदर पाया जाता है? 0.02% मात्रा के अंदर पाया जाता है। और वायुमंडल के अंदर 0.03% मात्रा में कार्बन पाया जाता है। ठीक है, आगे सुनो। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है बच्चों? आपने कहा सर कार्बन का जो परमाणु क्रमांक है वो कितना होता है? 6 होता है। ठीक है, फिर मैंने कहा कि क्या नाम से कार्बन के सबसे बाहरी यानी बाह्यतम कोष में, जिसको आप कहोगे संयोजी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या वो कितनी होती है बच्चों? 4 होती है। और कार्बन परमाणु की प्रकृति कैसी होती है? चतुसंयोजी। कैसी? चतुसंयोजी। और ये जो कार्बन है, इस कार्बन की श्रृंखलन प्रवृत्ति के कारण बच्चों यह बहुत से यौगिकों का क्या करता है? बोलो निर्माण करता है। फिर आगे आया बच्चों, देखो मैंने आपसे कहा जो कार्बन है वो अपने बाहरी संयोजी कोष को पूर्ण रूप से भरने के लिए, देखो बताओ और बच्चों, देखो कार्बन अपने बाहरी संयोजी कोष को पूर्ण रूप से भरने के लिए परमाणुओं के साथ में कैसा बंध बनाता है ये बताओ।
पीछे आओ। बहुत से यौगिकों का निर्माण करता है और उसके बाद में अपर रूप ये आ गया जाएगा आपका, ये हो गया श्रृंखलन। ये वाला देखो कि कार्बन अपने बाहरी संयोजी कोष को पूर्ण रूप से भरने के लिए परमाणु है जो कैसा बंध बनाता है बच्चों? सहसंयोजक बंध का क्या करता है बोलो? निर्माण करता है। ठीक है, अब समस्या ये आती है कि सर क्या है इस सहसंयोजी बंध का मतलब? ध्यान से सुनना सभी। देखो, जैसे आपके पास में बच्चों कोई तत्व है और उस तत्व के आपके पास में क्या है बच्चों? परमाणु है। तो मैंने कहा दो परमाणुओं के बीच उनके जो इलेक्ट्रॉनों का युग्म है, उस इलेक्ट्रॉनों के युग्म की साझेदारी से बनने वाला जो बंध होता है बच्चों, उसे बताओ किस नाम से जाना जाता है? सहसंयोजी बंध के नाम से जाना जाता है। देखो बात को समझना ध्यान से। मैंने आपसे क्या कहा बच्चों? ये आपका हाइड्रोजन है, ठीक है, और ये भी क्या है बच्चों? आपका हाइड्रोजन है। ये दो परमाणु हो गए। सबको मालूम है हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है बच्चों? हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 1। तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के पास में है, दूसरा इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के पास में है। अब ये दोनों जो आपके परमाणु है बच्चों, ये क्या करेंगे? इन इलेक्ट्रॉनों के युग्म का मतलब क्या होता है? जोड़ा। उसका आपस में क्या करेंगे? साझा करेंगे, एक दूसरे को आपस में क्या करेंगे? मिलाएंगे। ठीक है, तो ये बन जाएगा H। एक इलेक्ट्रॉन ये आ गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन ये आ गया, साझा कर लिया तो बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक बंध का निर्माण हो जाएगा। और दो इलेक्ट्रॉन मिलकर बताओ एकल बंध का क्या करते हैं बच्चों? निर्माण करते हैं। तो ये जो बंध आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, इसे बताओ, इसको बोलो क्या कहा जाता है? सहसंयोजी बंध के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद में देखो, तो मैंने क्या कहा? सहसंयोजी बंध की परिभाषा क्या होगी? तो आपने कहा सर दो परमाणुओं के द्वारा इलेक्ट्रॉनों के युग्म से बनने वाला जो बंध होता है, यानी जैसे दो परमाणु है तो दो परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों के युग्म के आपस में जो साझेदारी होगी, उस साझेदारी से जो बनने वाला बंध होगा, बताओ बच्चों उस बंध को क्या कहा जाएगा? सहसंयोजी बंध के नाम से जाना जाएगा। फिर मैंने पूछा सहसंयोजी बंध किसके मध्य बनते हैं? अब देखो प्रश्न क्या है बच्चों, सहसंयोजी जो बंध है आपका वो किसके मध्य बनता है? तो एक तो आ गया बच्चों, बताओ किसके मध्य बनता है? हाइड्रोजन के मध्य। यानी कार्बन किस किस के साथ में बंध बनाएगा? एक तो किसके साथ बनाएगा बोलो? हाइड्रोजन के साथ में। एक हो गया बच्चों आपका क्लोरीन Cl2, एक हो गया बच्चों आपका ऑक्सीजन O2, एक हो गया बच्चों आपका जल H2O, एक हो गया बच्चों आपका नाइट्रोजन बोलो N2, एक हो गया आपका मैथेन। मैथेन क्या होता है बच्चों? CH4 बोलो, हाइड्रोकार्बन है ना, यानी कार्बन किसके साथ बंध बना रहा है? हाइड्रोजन के साथ में। एक हो गया बच्चों आपका सल्फर। ये वाला प्रश्न सभी याद रखना, सहसंयोजी बंध किस किस के मध्य बनता है? बोलो बोलो बच्चों। आई बात समझ में? ठीक है, इसके बाद में देखो, फिर मैंने आपसे कहा कि जो कार्बन है उन कार्बन परमाणुओं के मध्य जो बंध होता है बच्चों, वो क्या होता है? बोलो अत्यधिक प्रबल होता है। ये वाला पॉइंट याद रखना सभी। मैंने कहा कार्बन परमाणुओं के मध्य, देखो बच्चों एक कार्बन है, तो ये जो कार्बन है ये किसके साथ में बंध बनाएगा? एक तो बनाएगा अन्य कार्बन के साथ में, एक तो क्या करेगा बोलो? अन्य कार्बन के साथ में बंध बनाएगा। जैसे ये कार्बन है और ये दूसरे कार्बन के साथ में क्या करेगा बच्चों बोलो? बंध बनाएगा। आई बात समझ में? एक जैसे ये कार्बन है किसके साथ बंध बनाएगा? Cl यानी आपके क्लोरीन के साथ में। इसी प्रकार बोलो किसके साथ में? ऑक्सीजन के साथ में। आई बात समझ में? तो आपने क्या देखा कि जो कार्बन होता है बच्चों, वो कार्बन अन्य कार्बनों के साथ, हाइड्रोजन के साथ, क्लोरीन के साथ, ऑक्सीजन के साथ, H2O जल के साथ, N2 नाइट्रोजन के साथ, CH4 मीथेन के साथ में क्या करता है बोलो बच्चों? बंध बनाता है। तो याद रखना कार्बन जिस यौगिक के साथ बंध बनाएगा तो उन दोनों यौगिकों के बीच में जो बनने वाला बंध होगा बच्चों वो क्या होगा बोलो? अत्यधिक कैसा होगा? प्रबल होगा। और इसका मतलब क्या है? वो अत्यधिक क्या होता है बच्चों?
मजबूत होता है। आई बात समझ में। उसके बाद में सुनो, फिर मैंने पूछा कार्बन किस किस के साथ सहसंयोजी बंध बनाता है। बोलो प्रश्न क्या आया, कार्बन किस किस के साथ सहसंयोजी बंध बनाता है। यानी ये वाला जो बच्चों आपको यहाँ पर बंध आपको दिखाई दे रहा है बना हुआ, यही क्या कहलाता है, बोलो सहसंयोजी बंध के नाम से जाना जाता है। हमने पढ़ा कि दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों के युग्म की साझेदारी से, दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों के युग्म की साझेदारी से बनने वाला जो बंध होता है बच्चों, उसे बताओ क्या कहा जाता है, सहसंयोजी बंध के नाम से जाना जाता है। आई बात समझ में। वही बात है साहब। तो बताओ कार्बन किस किस के साथ में सहसंयोजी बंध बनाएगा, ये सब चीजें आ जाएगी। बोलो क्लियर। इसके बाद में देखो, फिर मैंने कहा सहसंयोजी आबंध वाले अणुओं के गलनांक एवं क्वथनांक कम क्यों होते हैं। यह आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है यहाँ पर, सुन लेना सभी भैया बहन ध्यान से। देखो प्रश्न क्या है, मैंने आपसे कहा कि सहसंयोजी आबंध वाले अणुओं के गलनांक, सहसंयोजी आबंध का मतलब जो एक दूसरे से क्या करते हैं बच्चों, सहसंयोजी आबंध के द्वारा जुड़े होते हैं, ये सब चीजें। ठीक है, देखो बच्चों सुनना प्रश्न को ध्यान से। सहसंयोजी आबंध वाले अणुओं के जो गलनांक, गलनांक का मतलब क्या होता है बच्चों, बोलो क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट जिसको आप क्या कहते हो, गलना। और एक होता है क्वथनांक जो क्या होता है आपका बॉइलिंग पॉइंट, जिसको क्या कहते हो, उबलना। यानी कोई भी पदार्थ जिस ताप के ऊपर, सुनना ध्यान से बच्चों, कोई भी पदार्थ जिस ताप के ऊपर उबलना क्या कर देता है, प्रारंभ कर देता है, उसे कहा जाता है बॉइलिंग पॉइंट, यानी उसे क्वथनांक के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार कोई पदार्थ जिस तापमान के ऊपर जमना क्या कर देता है, प्रारंभ कर देता है, उसे क्या कहा जाता है, मेल्टिंग पॉइंट, यानी बोलो गलनांक के नाम से जाना जाता है। आई बात समझ में। तो बात यह आती है कि सर सहसंयोजी आबंध वाले जो अणु होते हैं या जो यौगिक होते हैं, उनके गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं बच्चों, कम होते हैं। सर इसका रीजन क्या है, इसका रीजन है बच्चों भीतर। इसका मतलब हुआ कि सहसंयोजी आबंध वाले जो अणु होते हैं उनके बीच में, भीतर का मतलब बीच में यानी अंदर, अंदर तो क्या पाया जाता है, बोलो प्रबल आबंध पाया जाता है। देखो आया था ना ऊपर, बीच में तो क्या पाया जाता है, बोलो प्रबल आबंध पाया जाता है। लेकिन उनका जो अंतरा अणुक बल होता है बच्चों, वो क्या होता है, बोलो दुर्बल होता है, यानी वो क्या होता है, कमजोर होता है। और इस अंतरा अणुक दुर्बल बल के दुर्बल होने के कारण, यानी कमजोर होने के कारण, इनके जो गलनांक और क्वथनांक होते हैं बच्चों, वो क्या होते हैं, कम होते हैं। तो कोई भी अगर आपसे ये प्रश्न पूछेगा कि बताओ सहसंयोजी आबंध वाले अणुओं के गलनांक और जो क्वथनांक है वो कम क्यों होते हैं, तो दो ही चीजें याद रखना कि भीतर तो क्या पाया जाता है, प्रबल आबंध पाया जाता है, लेकिन अंतरा अणुक बल जो होता है वो क्या होता है, दुर्बल होता है, कमजोर होता है। और उसके कमजोर होने के कारण बच्चों बताओ सहसंयोजी आबंध वाले अणुओं के गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं बेटा, कम होते हैं। यहां तक क्लियर। इसके बाद में सुनो, आगे आ जाओ बच्चों। अब बताओ बेटा मैंने क्या लिखा है यहां पर, अपर रूप। बोलो बच्चों क्या लिखा, अपर रूप। अच्छा मेरी बात ध्यान से सुनो, जैसे आपके पास में मान लो बच्चों कोई पदार्थ है, समझना। अब मैंने आपसे कहा उस पदार्थ के अलग अलग रूप, और ऐसे रूप जिनके रासायनिक गुण तो आपस में क्या होंगे, समान होंगे, लेकिन उनके जो भौतिक गुण है, उनका जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो क्या होगा बच्चों, अलग अलग होगा। आई बात समझ में। सिंपल सी याद रखना, वह पदार्थ जिसके दो या दो से अधिक अलग अलग रूप, भिन्न भिन्न रूप, और वो भी ऐसे जिनके रासायनिक गुण तो क्या होंगे बच्चों, समान होंगे, लेकिन उनके भौतिक गुण जो है वो क्या होंगे बेटा, अलग अलग होंगे। तो बताओ वही क्या कहलाते हैं, अपर रूप कहलाते हैं। अब सीधी सी बात है, हम इस पूरे चैप्टर के अंदर किसकी बात करने वाले हैं, कार्बन की। बोलो पूरे चैप्टर को किसके बारे में पढ़ रहे हो आप लोग, कार्बन के बारे में। तो सीधी सी बात है बच्चों, आपसे बोलो क्या पूछेगा, कार्बन के, बोलो बेटा क्या पूछेगा, कार्बन के अपर रूप। भाई आपके घर वालों के अपर रूप तो पूछने से रहा ना, तुम्हारे रूप पूछेगा, क्योंकि तुम्हारे रूप तो वो है जो पृथ्वी से कहीं मेल ही नहीं खाते हैं। ठीक है, तो कार्बन चैप्टर तो कार्बन के अपर रूप पूछेगा। इधर देखो
तो याद रखना ये जो बच्चों आपका कार्बन है, इसके बोलो रे मुख्य रूप से कितने अपर रूप पाए जाते हैं? 3। वैसे तो और भी है, लेकिन तुम्हारे जो सिलेबस में है, तुम्हारी क्वालिटी के हिसाब से जो तुम्हें याद रखना है, वो कितने अपर रूप काम में आएंगे? बोलो बच्चों 3। आई बात समझ में? सबसे पहला बताओ कौन सा आएगा? हीरा। मालूम है क्या तुम्हारे को? शाबाश, तुम भी तो हीरे हो ना सब। और दूसरा बोलो कौन सा हो जाएगा? क्या हो जाएगा? दूसरा हो गया ग्रेफाइट। और तीसरा कौन सा हो जाएगा? है फुलेरीन। तीसरा कौन सा हो जाएगा बच्चों? फुलेरीन। इसका मतलब हो गया C60 यानी कार्बन 60। देखो बच्चों ध्यान से सुनना सब। सबसे पहले कौन आएगा? हीरा। एक हो गया आपका ग्रेफाइट और एक हो गया आपका फुलेरीन। अब देखो मेरी बात सुनो, मैंने आपसे कहा कि जो कार्बन है उसके मुख्यतः 3 अपर रूप होते हैं। एक हो गया हीरा, दूसरा हो गया ग्रेफाइट, और इन दोनों के अंदर क्या पढ़ना है बच्चों? आपको बोलो मुख्य अंतर पढ़ना है। देखो मुख्य अंतर क्या है, सुनना मेरी बात को ध्यान से सब। एक तरफ हीरा होता है बच्चों, आपको मालूम है अब तक इस प्रकृति के अंदर बेटा जितने भी तत्व ज्ञात हुए हैं उनमें सबसे कठोर जो पदार्थ है वो बताओ कौन सा होता है? हीरा। तो पहली बात, हीरा सर्वोत्तम क्या है बच्चों? कठोर पदार्थ है, यानी सबसे क्या होता है? कठोर पदार्थ होता है। जबकि ग्रेफाइट की अगर तुम बात करते हो तो ग्रेफाइट कैसा होता है? नरम। कैसा होता है? नरम होता है। और इसके साथ में वो कैसा होता है? एक चिकना पदार्थ होता है। आई बात समझ में? तो दो अंतर तो ये हो गए, हीरा कठोर पदार्थ होता है जबकि ग्रेफाइट नरम पदार्थ और कैसा होता है बच्चों? चिकना पदार्थ होता है। अब बात आती है, एक होता है जो आपका टेम्परेचर है, ताप, और एक होता है आपका जो विद्युत इलेक्ट्रिक, कि ताप और विद्युत के सुचालक होते हैं या फिर कुचालक होते हैं। प्रत्येक स्टूडेंट याद रखना, हीरा जो होता है बच्चों वो विद्युत और ताप का क्या होता है? कुचालक होता है। हीरा विद्युत और ताप का क्या होता है बच्चों? कुचालक होता है। जबकि ग्रेफाइट की अगर बात करोगे तो ग्रेफाइट जो है बच्चों वो विद्युत और ताप का क्या होता है बेटा? सुचालक होता है। एक इंपॉर्टेंट प्रश्न तो ये याद रखोगे, अभी डिटेल से बताऊंगा मैं। इस टॉपिक को तो पूरा कर देंगे अपन साथ के साथ, ठीक है। फिर आया फुलेरीन की संरचना। अब देखो हाइड्रोकार्बन को पढ़ने से पहले हम लोग यहां पर बच्चों बताओ किसकी बात करेंगे? हीरा की, ग्रेफाइट की और फुलेरीन की। इन तीनों चीजों को पहले कंप्लीट करो, ठीक है। ध्यान से समझना सब। इधर ये तो पीछे क्या आ गया? फुलेरीन। इसको पढ़ने से पहले अपन बोलो बच्चों क्या पढ़ेंगे? एक तो आएगा अपना हीरा और एक क्या आएगा बोलो बेटा? अपना ग्रेफाइट, ठीक है। देखो इधर यह आपका प्रश्न है बुक का। समझना इधर, साथ के साथ सभी स्टूडेंट कोशिश करो आपको बच्चों यहीं पर ये याद हो जाए तो आपका समय बचेगा। एक बार घर पे टाइम निकाल के इसको और पढ़ लेना, आपका काम हो जाएगा। देखो इधर समझना ध्यान से एक एक चीज को। बोलो रे बच्चों, आपका प्रश्न है कि कार्बन के विभिन्न अपर रूप कौन से होते हैं, इनके गुण क्या है, इनकी संरचना कैसी होती है और इनका उपयोग किस किस चीज में किया जा सकता है। बड़ा प्रश्न पूछेगा तो ठीक है, बड़े के रूप में जवाब दे देंगे। यहाँ से छोटे छोटे पूछेगा तो सारी चीजें तैयार हो जाएगी। याद करो मेरे साथ एक एक चीज को। देखो बच्चों, सबसे पहले हमने पढ़ा कि प्रकृति में जो कार्बन है, कार्बन तत्व है, वो विभिन्न भौतिक गुणों के साथ साथ विभिन्न रूपों में पाया जाता है, ठीक है। और कार्बन के परमाणुओं के परस्पर आबंधन के तरीकों से इसमें विभिन्न प्रकार का क्या होता है बच्चों? अंतर होता है। इस लाइन का कोई विशेष अर्थ नहीं है, विशेष अर्थ एक ही चीज का है कि जो कार्बन है उसके प्रकृति में कितने रूप है? मुख्य रूप से 3 अपर रूप, 3 है। एक पढ़ेंगे हीरा, एक पढ़ेंगे ग्रेफाइट और एक क्या पढ़ेंगे बोलो बेटा? फुलेरीन। याद रहेगा ये चीज। अब सुनो बच्चों, सबसे पहले बताओ बच्चों किसकी बात करूंगा? आपने कहा सर हीरा की। क्या कहते हैं अंग्रेजी में हीरा को? डायमंड। शाबाश। इधर देखो, डायमंड या डायमंड? डायमंड। चलो साहब सुनो ध्यान से। अब देखो बच्चों, हीरे में, सुनना कान खोल के, हीरे में कार्बन का प्रत्येक परमाणु कार्बन के 4 अन्य परमाणुओं के साथ आबंधित होता है, यानी बंध बनाकर जुड़ा हुआ रहता है। पॉइंटों के ऊपर गौर करना। हीरा की जो संरचना होगी बच्चों, अभी हम लोग देखेंगे।
हीरे की संरचना के अंदर आपको क्या दिखाई देता है कि हीरे में जो कार्बन होता है बच्चों, इस कार्बन का प्रत्येक जो परमाणु है वो कार्बन के 4 अन्य परमाणुओं के साथ आबंधित होता है। आबंधित का मतलब होता है बंध बनाकर जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है, जिससे यानी इस बंध बनाकर जुड़े रहने से, बोलो बच्चों, एक दृढ़ का मतलब क्या होता है? मजबूत। फिर बोलो क्या आया? दृढ़ त्रिआयामी संरचना का क्या होता है बेटा? निर्माण होता है। ये पॉइंट प्रत्येक स्टूडेंट को याद रहना चाहिए, ठीक है। हीरा अब तक ज्ञात सर्वाधिक कठोर पदार्थ है। हीरा विद्युत का क्या होता है बच्चों? कुचालक होता है। और विद्युत के कुचालक होने के साथ ये बोलो ताप का भी क्या होता है बच्चों? कुचालक होता है। शुद्ध कार्बन को, ठीक है, शुद्ध कार्बन को अत्यधिक उच्च दाब के ऊपर, हाई प्रेशर के ऊपर और जो आपका हाई टेम्परेचर है उस पर बोलो क्या करके? उपचारित करके हीरे को क्या किया जा सकता है बच्चों? संश्लेषित किया जा सकता है। अगर हमारे से 1 नंबर का प्रश्न पूछ लिया जाए कि हीरे को किस प्रकार संश्लेषित किया जा सकता है, तो आप पता है क्या कहोगे? आप लोग याद रखना सभी भैया बहन कि सर जो हमारा शुद्ध कार्बन होता है, जो हमारा प्योर कार्बन है, ठीक है, उस शुद्ध कार्बन को हम क्या करेंगे? क्या नाम से? अत्यधिक बहुत ज्यादा उच्च दाब, हाई प्रेशर के ऊपर और ताप के ऊपर क्या करेंगे? उपचारित करेंगे। तो उपचारित करने से हीरा क्या हो जाएगा बच्चों? आपका संश्लेषित हो जाएगा, ठीक है। ये संश्लिष्ट यानी जो संश्लेषित किया गया हीरा है बच्चों, वो आकार में क्या होता है? छोटा होता है, लेकिन ये प्राकृतिक हीरों से क्या है? अभेदनीय होते हैं, यानी बहुत अच्छे उपयोगी हमारे लिए होते हैं। आई बात समझ में? आकार में तो जो प्रकृति से प्राप्त होता है उसकी तुलना में क्या होता है बच्चों? छोटा होता है, लेकिन उपयोगी क्या हमारे लिए? वो ज्यादा है। आई बात समझ में? इसके बाद सुनो, फिर आता है बच्चों देखो हीरे का उपयोग। अच्छा, फिर वापस कह रहा हूं, साथ के साथ याद करो हीरे का उपयोग बाद में पढ़ेंगे, पहले ऊपर वाले के आओ। प्रत्येक बच्चे को ये वाला पॉइंट याद रहना चाहिए कि सर हीरे की संरचना के अंदर, हीरे का जो स्ट्रक्चर होता है उसकी जो संरचना बनेगी, उस हीरे की संरचना के अंदर बच्चों जो कार्बन का प्रत्येक परमाणु है, कार्बन का जो प्रत्येक परमाणु है वो कार्बन के बच्चों 4 अन्य परमाणुओं के साथ आबंधित रहता है, यानी बंध बनाकर जुड़ा हुआ रहता है। और इससे क्या होता है बच्चों? एक दृढ़ यानी मजबूत, और बोलो कैसी? आप कहोगे सर त्रिआयामी संरचना का क्या होता है बेटा? निर्माण होता है, ठीक है। दूसरी बात, हीरा अब तक ज्ञात तत्वों में क्या है? सबसे कठोर पदार्थ है। हीरा ताप और विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है। शुद्ध जो कार्बन होता है बच्चों, शुद्ध कार्बन को अगर हम क्या करेंगे बेटा? अत्यधिक उच्च दाब के ऊपर और अगर टेम्परेचर यानी ताप के ऊपर उपचारित करेंगे, तो उपचारित करने से हमारे को संश्लेषित हीरा क्या हो जाएगा बच्चों? प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाओ उस चीज के ऊपर कि सर इस हीरे का उपयोग कहां कहां पर किया जाता है। आई ना बात समझ में? सबको समझ में आ रहा है ना? कोशिश करो बेटा, साथ के साथ आपको चीजें याद होनी चाहिए, ठीक है। रिवीजन के अंदर हम लोग क्या करेंगे? इसके माध्यम से कम समय में हमारे को ज्यादा चीजें सीखनी है और एक चैप्टर की 2 या 3 क्लास होनी चाहिए लास्ट बस। देखो बच्चों, अब आ जाओ हीरे के उपयोग को लेकर। तो आपने कहा सर बहुत अधिक चमक होने के कारण, अच्छा सबको मालूम है हीरा कैसा होता है बच्चों? चमकीला होता है। हीरा कैसा होता है बेटा? चमकीला होता है, खारा खट्टा मीठा नहीं होता। ध्यान रखना तुम लड़कियां सब, है ना? हाँ, इधर देखो, बहुत अधिक चमक होने के कारण हीरे को जवाहरात यानी ज्वेलरी के रूप में क्या किया जाता है बच्चा? इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। हीरा उष्मीय किरणों के प्रति बहुत अधिक क्या होता है बच्चों? संवेदनशील होता है, इसलिए अति शुद्ध थर्मामीटर बनाने में इसका क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। सुन लेना सभी, स्टैटिक जीके टाइप के प्रश्न है ये, प्रतिभा खोज परीक्षा में ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे बीच बीच में से छोटे छोटे, समझ गए? तो ध्यान से सुनना मेरी बात को। हीरा उष्मीय किरणों के प्रति क्या होता है बच्चों? बहुत अधिक संवेदनशील होता है, और उष्मीय किरणों के प्रति बहुत अधिक संवेदनशील होने के कारण इसका जो उपयोग है हीरे का, वो किस में करते हैं? अति शुद्ध जो थर्मामीटर होता है उसको बनाने में इसका क्या करते हैं बच्चों? उपयोग करते हैं, ठीक है। इसके बाद में आओ, फिर आता है जो क्या नाम से जो काला हीरा है। देखो बच्चों, काले हीरे का उपयोग एक को किसके लिए करते हैं? कांच को काटने के लिए। हीरा ले लो और कांच के ऊपर ऐसे लाइन खींच दो,
लाइन जैसे ही खींचोगे कांच बीच में से सीधा कट जाएगा। हीरा ले लो इतना सा। आजकल आपने देखा होगा जो ग्लास की दुकानें होती है कांच वालों के पास, वो क्या करते हैं, हीरे का उपयोग करते हैं। एक वो लेते हैं, इस टाइप का होता है उनके पास, मार्कर टाइप का, उसके आगे वाले हिस्से में हीरा होता है, वो उसको पकड़ेंगे और सीधा ऐसे खींचेंगे। जैसे ही कांच के बीच में से खींचा, अब ये सामने कांच लगा हुआ है, अगर बीच में से खींच दोगे तो इसके कितने भाग हो जाएंगे, 2 भाग। लेकिन तुम ये शुभ काम यहाँ पर मत करना, ठीक है। देखो बच्चों आगे सुनना ध्यान से। तो मैंने कहा काले हीरे का उपयोग है वो किसके लिए करते हैं, बोलो, कांच को काटने के लिए करते हैं। दूसरे हीरे को काटने, मतलब एक हीरे को दूसरे हीरे से काटने के लिए, हीरे पर पॉलिश करने के लिए, और जो क्या नाम से आपकी चट्टानें वगैरह होती है, उन चट्टानों के अंदर छेद भी बताओ किसके द्वारा किया जाता है, हीरे के द्वारा किया जाता है। तुम हथौड़ी लेकर लग जाओ साहब मैं छेद करूं, हाँ तो तुम्हारे खुद के अंदर छेद हो जाएगा, ठीक है। आगे सुनो बच्चों, ये हो गया साहब, बताओ कि आपका हीरे का उपयोग। सबसे पहला उपयोग बोलो क्या है बच्चों, बोलो बेटा, बहुत अधिक चमक होने के कारण हीरे को जवाहरात यानी ज्वेलरी के रूप में काम में लिया जाता है, यानी आभूषण बनाने के रूप में। एक तो आपका ये हो गया। दूसरा आप कहेंगे हीरा उष्मीय किरणों के प्रति क्या होता है, बहुत अधिक संवेदनशील होता है, और इस कारण इसका उपयोग अति शुद्ध थर्मामीटर को बनाने में भी किया जाता है। फिर आप कहेंगे जो काला हीरा होता है इसका उपयोग कांच को काटने में, दूसरे हीरे को काटने में। अच्छा तुम पता है क्या करोगे, अगर ये 3 नंबर का प्रश्न आ गया तो तुम इसके 4 पॉइंट बनाओगे, अलग अलग लिखोगे तुम पूरा। पहले लिखोगे काले हीरे का उपयोग कांच को काटने में किया जाता है, फिर दूसरी लाइन में लिखोगे दूसरे हीरे को काटने में किया जाता है, फिर तीसरी लाइन में लिखोगे हीरे पर पॉलिश करने के लिए किया जाता है, फिर चौथा लिखोगे चट्टानों में छेद करने के लिए किया जाता है। वो 4 पूछेगा तो तुम ऊपर के 2 तो याद ही नहीं करोगे, एक ही लाइन के 4 याद करोगे, 4 अलग पॉइंट बनाकर लिखोगे, क्योंकि तुम तो बहुत एडवांस चलते हो, तुम्हारा दिमाग तो पता है ना बहुत ऊपर चलता है साहब। इधर देखो, फिर इधर से ये कहेगी पायल, 4 हो गए ना, काफी ऊपर की 2 की जरूरत ही क्या है, 4 ही पूछा, 4 लिख के आ गए बस। हाँ जी आगे सुनो बच्चों ध्यान से, ये काम हो गया बताओ किसका, हीरे का। मेरे को उम्मीद है शायद आपको याद हो गया होगा, हालांकि उम्मीद मैं देखो पूरी साल से करता आया हूं, ठीक है, अभी भी कर रहा हूं तुम्हारे से। आगे आओ भाई, सुनो ध्यान से। अब देखो बच्चों, हीरे के बाद बताओ किसके ऊपर आओगे, ग्रेफाइट के ऊपर। सुनो ध्यान से, ये छोरियो तुम्हारे काम की चीज आ गई जो तुम मुंह में लेती रहती हो, खाती रहती हो पेंसिल को, वही चीज है सब, है ना। इधर देखो बच्चों, ग्रेफाइट के अंदर आओ, बोलो। अब सुनो इसमें और उसमें क्या अंतर है, एक शब्द का अंतर आएगा। देखो इसमें कार्बन के प्रत्येक परमाणु का जो आबंध है वो कार्बन के 3 अन्य परमाणुओं के साथ, जबकि उधर कितने परमाणुओं के साथ, 4। ग्रेफाइट के अंदर कार्बन का जो परमाणु होता है वो कार्बन के अन्य 4 परमाणुओं के साथ आबंधित होता है, जुड़ा हुआ होता है। किसके अंदर, हीरे के अंदर, जो पीछे आपने पढ़ा था। अब ग्रेफाइट में आओ, ग्रेफाइट क्या कहता है सुनो, इसमें कार्बन के प्रत्येक परमाणु का आबंध जो है वो बंध जो बना हुआ रहता है वो कार्बन के 3 अन्य परमाणुओं के साथ एक ही तल पर, बच्चों क्या, एक ही तल पर होता है, जिससे बोलो कैसी संरचना बनती है, षटकोणीय संरचना बनती है। तो आप कहोगे सर ग्रेफाइट की संरचना षटकोणीय होती है, जबकि हीरे की बात करते हैं तो कैसी होती है, दृढ़ त्रिआयामी संरचना। देखो शब्दों का फर्क समझ में आया, याद हो जाएगा। ऊपर कितने परमाणुओं के साथ, 4 अन्य परमाणुओं के साथ हीरा। ग्रेफाइट की बात करें तो 3 अन्य परमाणुओं के साथ। उधर आबंधित रहने पर, बंध बनाकर जुड़ने से कैसी संरचना बनती है हीरे में, दृढ़ त्रिआयामी। जबकि ग्रेफाइट की बात करते हैं तो एक ही तल के ऊपर होता है, जिससे षटकोणीय संरचना का क्या होता है बच्चों, निर्माण होता है। आई बात समझिए में। फिर आगे बात आती है, इसमें से एक आबंध कैसा होता है, द्विआबंधी। याद रखना ग्रेफाइट की संरचना के अंदर बोलो षटकोणीय जो संरचना बनती है उसमें एक आबंध कैसा होता है, द्विआबंध, यानी डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ। कैसा होता है बच्चों, द्विआबंध यानी डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ, ठीक है। जिसके कारण, इस डबल बॉन्ड की उपस्थिति के कारण जो कार्बन है, कार्बन की संयोजकता क्या होती है बच्चों, पूरी हो जाती है। ग्रेफाइट की संरचना में, ग्रेफाइट का जो स्ट्रक्चर होता है बच्चों, इसके अंदर षटकोणीय जो तल होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं बच्चों, व्यवस्थित होते हैं। जैसे किताब देखिए ना, किताब के जो पन्ने होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं बच्चों, व्यवस्थित होते हैं। सेम वही चीज है। आई बात समझ में। तो आप लोग क्या याद रखोगे बेटा, इसमें कार्बन के प्रत्येक परमाणु का आबंध
कार्बन के 3 अन्य परमाणुओं के साथ एक ही तल पर होता है। ठीक है, जिस कारण क्या होता है बच्चों, षटकोणीय संरचना का क्या होता है, बोलो, निर्माण होता है। फिर आपने कहा इसमें से एक आबंध कैसा होता है बच्चों, बोलो, एक आबंध कैसा होगा, द्विआबंधी होगा, यानी डबल बॉन्ड होगा। ठीक है, और इसके कारण कार्बन की संयोजकता क्या होती है बच्चों, पूरी होती है। और ग्रेफाइट की जो संरचना होती है बेटा, इसके अंदर षटकोणीय तल एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं बच्चों, बोलो, व्यवस्थित होते हैं। आई बात समझ में? चलो, ये तो हमने पढ़ा ग्रेफाइट और हीरा की संरचना के अंदर अंतर। ठीक है बच्चों, अब प्रश्न के ऊपर है, जैसे मान लो वो केवल संरचना ही पूछे और एक एक नंबर का प्रश्न दे दे, तो आपने ऊपर से संरचना का पॉइंट लिख दिया, नीचे से संरचना का पॉइंट लिख दिया। अच्छा, मेरी बात सुनो, अब काम करना है बोर्ड एग्जाम के पैटर्न से। आप ये देखा करो प्रश्न कितने नंबर का है। जैसे 1 नंबर का प्रश्न आ गया ना, तो 1 नंबर के प्रश्न का मतलब है उसका जो आंसर है आपको 2 या 3 लाइन में देना है, 2 से 3 लाइन में, इतना ही पूछेगा वो। ज़्यादा से ज़्यादा तुम रामायण घुसो तो 4 लाइन ले जाना, कोई विशेष मतलब नहीं है उसको ज़्यादा करने का। 2 नंबर का प्रश्न आ गया, मतलब 4 से 6 लाइन में अपना क्या होना चाहिए, आंसर होना चाहिए। समझ गए? बड़ा प्रश्न आ गया, ज़्यादा बड़ा प्रश्न इसके अंदर नहीं आता, लास्ट वो 4 नंबर का पूछेगा। 4 नंबर का भी पूछेगा तो उसको 2-3 जगह बांटेगा, 1 नंबर का, 2 नंबर का, 1 नंबर का। आई बात समझ में? उस हिसाब से, मतलब 2-3 साल पहले तो क्या था, ऐसे प्रश्न आते थे जैसे आ गया पाचन तंत्र का वर्णन कीजिए। अब वर्णन करने में तुम्हारी वो है वीडियो पड़ी हुई है सामाजिक वाली पन्ने भरने की, तो तुम सारे भूल जाते हो कौन सा अंग कहाँ ठोका, लेकिन भर देते हो पाचन तंत्र के 2 पन्ने, फिर पता ही नहीं है भोजन ऊपर से गया कि नीचे से गया। ठीक है, तो इधर देखो बच्चों, आगे सुनना ध्यान से। अब आगे देखो, यहाँ से आ जाओ। फिर मैंने कहा षटकोणीय जो संरचना होती है बच्चों, इस षटकोणीय संरचना के कारण इसमें कार्बन परमाणुओं के जो बीच की दूरी है वो क्या होती है बच्चों, ज्यादा होती है। बॉन्ड के बीच की जो लेंथ होती है ना, वो क्या होती है बच्चों, यहाँ पर बड़ी होती है। फिर देखो मैंने आगे बोलो क्या लिखा, परतों के मध्य इस दूरी के कारण विपरीत परतों में स्थित जो कार्बन परमाणुओं के बीच सहसंयोजक बंध है उसके बनने की संभावना क्या हो जाती है बच्चों, समाप्त हो जाती है। और चौथा सहसंयोजक इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र क्या हो जाता है, छूट जाता है, मतलब वो आजाद हो जाता है। इस कारण ग्रेफाइट में इलेक्ट्रॉनों का जो प्रवाह है वो आसानी से हो जाता है। और ग्रेफाइट विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। ग्रेफाइट बोलो कैसा है, चिकना भी है और फिसलनशील भी होता है। याद है ना, फर्श के ऊपर कभी गुड़े होंगे, है ना? हाँ, बढ़िया। फिर आईडेक्स का खूब उपयोग किए होंगे, वही चीजें सारी। हाँ जी बोलो, ग्रेफाइट का उपयोग आ जाओ। ग्रेफाइट का उपयोग एक तो पेंसिल की लीड, आगे का तुम क्या बोलते हो, नुक्का, है ना? पेंसिल की जो लीड होती है ना उसको तुम क्या बोलते हो, नुक्का। हाँ, काम में तो कम लेते हो, खाने में ज्यादा लेते हो तुम लोग। सुनना इधर ध्यान से देखो, ग्रेफाइट का उपयोग पेंसिल की लीड तथा घड़ियों की कमानी बनाने में क्या किया जाता है बच्चों, बोलो, उसका उपयोग किया जाता है। आई बात समझ में? आगे देखो, हाँ भाई इधर देखो बच्चों, चेक करना वो कहां पर आएगा, नहीं आया, आ गया क्या? देखो इधर, सुनना ध्यान से सभी, इधर देखो। एक तो ये चित्रों की आप लोग है ना प्रैक्टिस करना है 1-2 बार बनाकर ढंग से, बिल्कुल ये ऐसे छोटी छोटी गेंदेर, गोले गोलेर, है ना, रस्सियां टाइप सी, ये सारी संरचना आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। देखो इससे पीछे आपने पढ़ा ग्रेफाइट का उपयोग एक तो किसके अंदर करते हैं, बोलो, जो पेंसिल की लीड होती है उसको बनाने में, एक जो घड़ी की कमानी होती है उसको बनाने में इसका क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। आगे देखो, फिर आता है बच्चों, उच्च ताप पर चलने वाली मशीनों में, ऐसी मशीन जो हाई टेम्परेचर के ऊपर चलती है, उन मशीनों में इसको तेल या पानी के साथ में मिलाकर स्नेहक के रूप में क्या किया जाता है बच्चों, इसका प्रयोग किया जाता है। याद रखना, ऐसी मशीनें बच्चों जिनको चलाने के लिए हमारे को उच्च तापमान की क्या पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है। जैसे तुम एक ऐसी मशीन हो जिसको चलाने के लिए मेरे को क्या नाम से बढ़िया गीलेपन के डंडों की आवश्यकता पड़ती है ना? ठीक वही चीज़ है यहाँ पर। देखो बच्चों, इसका उपयोग जो है वो पाउडर पॉलिश करने में भी क्या किया जाता है बच्चों, इसका उपयोग किया जाता है। और न्यूक्लियर जो रिएक्टर होते हैं उनमें
मॉडरेटर के रूप में इसका क्या करते हैं बच्चों, उपयोग करते हैं। ये भी देखो आपका अच्छा प्रश्न है, याद रखना। जो आपके न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं, ठीक है, उनके अंदर बताओ मॉडरेटर के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। क्लियर। आगे सुनो बच्चों, अब ये 3 संरचनाएं आपको दिखाई दे रही है। एक संरचना के अंदर, एक तो हो गया ग्रेफाइट की संरचना ए, दूसरा क्या हो गया बच्चों बोलो, हीरे की संरचना, और तीसरा क्या हो गया, C60 बकमिंस्टर फुलेरिन की संरचना। इसकी जो संरचना है वो किसकी तरह होती है, फुटबॉल की तरह। एक प्रकार से देख लो, फुटबॉल होती है ना, तुम्हारी भी घर वालों ने खूब बनाई होगी बचपन में फुटबॉल, ठीक है। तो जो फुटबॉल की संरचना होती है वो बच्चों सेम किसकी संरचना होती है, बोलो, फुलेरिन की। बताओ किसकी होती है, फुलेरिन की। और इसको हम लोग क्या कहते हैं शुद्ध रूप से, C60 यानी कार्बन जो 60 है वो बकमिंस्टर फुलेरिन वैज्ञानिक था, ये उसके नाम के आधार पर रखा गया है। क्या नाम था वैज्ञानिक, बकमिंस्टर फुलेरिन। क्या नाम था बोलो, बकमिंस्टर फुलेरिन। लकी फूफा जी थे तुम्हारे, क्या नाम था इनका, बोल, बकमिंस्टर फुलेरिन, ठीक है। इधर देखो बच्चों, आगे सुनना ध्यान से। चलो, तो एक हो गया बेटा आपका क्या नाम से, हीरा। एक बोलो क्या हो गया आपका, ग्रेफाइट। अरे सुनो, क्या है, हीरा, हीरा हो गया ना। हीरे के बाद ये बताओ दूसरा कौन हो गया, ग्रेफाइट। अब बताओ तीसरा कौन आएगा, कौन आएगा, फुलेरिन, ठीक है। सुनना भैया ध्यान से। अब देखो बच्चों, फुलेरिन यह कार्बन अपरूप का अन्य वर्ग है, टाइम लगेगा। यह कार्बन अपरूप का क्या है बच्चों, अन्य वर्ग है। और सबसे पहले जो C60 है, जो हमारा कार्बन 60 है, इसकी पहचान की गई, जिसमें कार्बन के परमाणु फुटबॉल के रूप में हमारे को क्या किए थे बच्चों, वहां पर दिखाई दिए थे, ठीक है, याद रखना। सबसे पहले कार्बन 60 की पहचान की गई थी, जिसमें कार्बन के जो परमाणु होते हैं बच्चों वो किसके रूप में व्यवस्थित थे, बोलो, फुटबॉल के रूप में क्या थे, व्यवस्थित थे, ठीक है। इस कारण इसकी संरचना कैसी है, फुटबॉल की तरह। बोलो, इसकी संरचना किसकी तरह है बच्चों, फुटबॉल की तरह। आगे सुनो, फुलेरिन का उपयोग में आ जाओ। फुलेरिन का उपयोग किस किस में करते हैं, बोलो बेटा, अति चालक। देखो, अति चालक का मतलब होता है जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह बच्चों आसानी से हो जाता है, ठीक है। चालक, अति चालक, कुचालक। कुचालक वो होता है जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, जैसे रबड़ हो गया, लकड़ी हो गई, ठीक है। आगे सुनो, और तुम अपने हिसाब से स्पेशल सोच लेना। देखो, अति चालक, अर्धचालक, स्नेहक, उत्प्रेरक, विद्युत तार, इन सब के निर्माण में किसका उपयोग करते हैं, फुलेरिन का क्या किया जाता है बच्चों, उपयोग किया जाता है। एड्स, जो आपका एक्वायर्ड एमिनो डिफिशियंसी जो सिंड्रोम होता है, एड्स जो आपकी संक्रामक रोग है बच्चों, ठीक है, इसकी रोकथाम में भी इसका क्या किया जाता है, बोलो, उपयोग किया जाता है। आई बात समझ में। इसके बाद आ जाओ पीछे। अब देखो, एक हो गया बच्चों आपका ये कार्बन के, बोलो क्या हो गए, अपर रूप। यहां तक का काम कंप्लीट हो गया। अपर रूप के बाद बताओ बच्चों क्या पढ़ोगे, अब बोलो बेटा क्या पढ़ोगे, हाइड्रोकार्बन। बताओ बच्चों क्या पढ़ोगे, हाइड्रोकार्बन। अच्छा, बात ऐसी है, यहां से सारी चीजें अब आपकी समझने की आएगी, सुन लेना कान खोल के सब, ठीक है। देखो बच्चों, सबसे गरीब कौन है, हाइड्रोजन। सबसे गरीब कौन है, हाइड्रोजन। सबसे हल्का है, और जो सबसे हल्का है उसको बेचारे को, मान लो कोई सबसे हल्का है तो तुम्हारे साथी भी चलते कि चाटा मार जाते हैं साहब, है ना, फोकट में। हाँ, वो बेचारा हल्का है तो वो क्या करे, मान लो पायल लड़की है तो इधर पास में तनुजारी देगी चाटो, उधर से दे गई साहब, अनीता दे गई, है ना, तो वो क्या करेगी, या तो रोलेगी या चुपचाप अपोड़ के बैठ जाएगी साहब, है ना। तो हाइड्रोजन बच्चों सबसे हल्का है, इस कारण इसको देखो कौन कौन काम मिलेगा। सबसे ज्यादा इसको लपेटे में लिया कौन, कार्बन। शादी नहीं करा, सुनना ध्यान से। अब देखो बच्चों, कार्बन और हाइड्रोजन के बंध बनने का जो काम है वो किसके अंदर आता है बच्चों, हाइड्रोकार्बन के अंदर। यानी ऐसे यौगिक जो केवल किससे मिलकर बने होते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं। परिभाषा क्या याद रखोगे, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने यौगिकों को हाइड्रोकार्बन के नाम से जाना जाता है। अब बात ऐसी है बच्चों, ये जो आपके हाइड्रोकार्बन है, बोलो बेटा हाइड्रोकार्बन बताओ कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। अरे कान खोल के सुन लो सब, बताओ बच्चों,
हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार का होगा? 2 प्रकार का। मैं फिर कह रहा हूं पूरे चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सुन लेना सब, हाइड्रोकार्बन। पहला पॉइंट, हाइड्रोकार्बन की परिभाषा क्या होगी? तो सीधी सी बात है, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने यौगिकों को हाइड्रोकार्बन के नाम से जाना जाता है। बोलो यस या नो? हाइड्रोकार्बन बच्चों बताओ कितने प्रकार के होंगे? 2 प्रकार के। सबसे पहला कौन सा आएगा प्यारे बच्चों? संतृप्त। अरे बोलो बेटा पहला कौन सा आएगा? आपने कहा बच्चों ये हो गया हमारा संतृप्त हाइड्रोकार्बन। बोलो बेटा कौन सा आया? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। बताओ रे बच्चों कौन सा आया? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। अच्छा मेरी बात सुनो, सीधी सी बात याद रखना, संतृप्त हाइड्रोकार्बन इसका मतलब ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणुओं के बीच में कौन सा बंध होगा? केवल एकल बंध। अगर कार्बन परमाणु ओनली यानी केवल एकल बंध के द्वारा जुड़े हुए हैं तो उसको बताओ क्या कहा जाएगा? क्या कहा जाएगा? संतृप्त हाइड्रोकार्बन के नाम से जाना जाएगा। आई बात समझ में? देखो बच्चों इधर, संतृप्त का मतलब है, सीधा सा याद रखना, संतृप्त हाइड्रोकार्बन दिख जाए तो उसको देखते आप कहोगे सर कौन सा बंध आएगा? एकल बंध। बोलो बच्चों कौन सा बंध आएगा? एकल बंध। एकल बंध का मतलब क्या हो गया? सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड आपका इस प्रकार का होगा, ठीक है। और एकल बंध के लिए बताओ हम लोग किसका उपयोग करते हैं? एल्केन का। किसका उपयोग करोगे बच्चों? एल्केन का। बोलो बेटा किसका उपयोग करोगे? अरे भाई अब मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा, सुनना ध्यान से सब इधर। फिर कह रहा हूं हाइड्रोकार्बन सर ऐसे यौगिक जो केवल कार्बन और क्या समस्या है भाई? साइलेंट, पढ़ाते टाइम डिस्टर्ब नहीं। सुनो इधर ध्यान दो बच्चों, केवल कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने यौगिकों को बच्चों क्या कहा जाता है? हाइड्रोकार्बन के नाम से जाना जाता है। बोलो बच्चों हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होंगे? 2 प्रकार के। पहला कौन सा? संतृप्त। दूसरा असंतृप्त। पहले बात कर रहा हूं संतृप्त की। संतृप्त का मतलब ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनके अंदर जो कार्बन परमाणु है वो एकल बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। एकल बंध का मतलब हो गया सिंगल बॉन्ड। अब देखो बच्चों, सिंगल बॉन्ड के लिए कौन सा समूह काम में आएगा? एल्केन समूह है। कौन सा समूह काम में आएगा? एल्केन समूह है। मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, यौगिक पढ़ाना आपको सिखा रहा हूँ ढंग से, गलती मत करना प्रत्येक भैया भी। देखो बच्चों आपको मालूम है अगर कार्बन परमाणुओं की संख्या 1 होती है, कार्बन परमाणु की संख्या अगर 1 होती है तो बताओ बच्चों उसको क्या कहा जाता है? मैथ। कार्बन परमाणु की संख्या अगर 1 होगी यानी अगर आपका C1 होगा तो उसको क्या कहोगे? मैथ। अगर कार्बन परमाणु की संख्या 2 होगी तो उसको क्या कहोगे? एथ। क्या कहोगे? एथ। बोलो कार्बन परमाणुओं की संख्या 3 होगी तो प्रोप। क्या कहोगे बेटा? प्रोप। कार्बन परमाणुओं की संख्या अगर 4 होगी तो ब्यूट है। क्या हो गया? अच्छा यहां पर देखो बेटा ये हो गया आपका C3। बोलो कार्बन परमाणुओं की संख्या बच्चों अगर 4 होगी तो बोलो बेटा 4 होगी तो, और 5 के लिए पेंट C5, 6 के लिए हेक्स। बोलो क्या कहोगे? C6। और हेप्ट का मतलब C7 यानी कार्बन परमाणु की संख्या कितनी? 7। ऑक्ट का मतलब, अरे ऑक्ट का मतलब, और नॉन का मतलब C9, और डेक का मतलब C10। एक बार जल्दी से बताओ अगर कार्बन परमाणु की संख्या 1 होगी तो, 2 होगी तो, 3 होगी तो, 4 होगी तो, 5 होगी तो, 6 होगी तो, 7 होगी तो, 8 होगी तो, 9 होगी तो, और 10 होगी तो। ये तो सिंपल है। अब बना दूं मैं आपके लिए एल्केन। देखो इधर सभी ध्यान से सुनना बच्चों, एक पॉइंट आपको याद रखना है, उसको समझ लो, किसी का भी बना लेना, कभी गलती नहीं होगी। और मैथ में तुम सब शुरू से इंटेलिजेंट रहे हो तो गलती तो करना तुम लोग सीखे ही नहीं कभी, है ना बेटा। इधर देखो ध्यान से, एल्केन श्रेणी का सामान्य सूत्र, बोलो क्या याद रखना है?
अरे मूसड़ो, मैंने कहा एल्केन, बोलो बेटा, एल्केन श्रेणी का बताओ सामान्य सूत्र। हाँ जी, सुनना ध्यान से। अब देखो बच्चों, एल्केन श्रेणी का जो सामान्य सूत्र है वो याद रखना, CN, थोड़ा नीचे, CN H2N प्लस का 2, बोलो यस या नो। CnH2n प्लस का 2, CnH2n प्लस का 2, क्या याद रखोगे, बोलो। आई बात समझ में? देखो इसको कैसे बनाएंगे। अच्छा बच्चों, N का जो मतलब होगा वो होगा नंबर ऑफ कार्बन, यानी कार्बन के परमाणुओं की संख्या, है ना। देखो N का मान जैसे 1 2 3 4 ऐसे होगा। हाँ, बोलते जाना घर पे बैठ के। देखो बच्चों, इधर सुनो मेरे साथ सभी। हाँ जी, मुझे ये बताओ बच्चों, अगर मान लो मैंने कहा आपसे कि N का मान 1 है, तो उधर आओ सूत्र के ऊपर, C1H2। अच्छा, 2 के N के बीच में कोई भी चिन्ह नहीं है, इसका मतलब गुणा, तो जहां मान रखो वहां क्या लगाओगे, ब्रैकेट। तो ये हो गया बच्चों आपका 1 और प्लस का क्या हो गया 2। तो आपने कहा C1H, 2 एकम 2 और 2 और 2 कितने हो गए 4। इसका मतलब C1 का मतलब C अकेला है, तो इसको अपन क्या लिख देते हैं, CH4। बताओ क्या लिखते हैं। अब हमारी बात सुनो, आपको मालूम है सर कार्बन तो एक ही है, एक कार्बन के साथ में कितने हाइड्रोजन आए, क्यों आए, क्योंकि कार्बन अपनी संयोजकता को पूरी करने के लिए कितने बंधों का निर्माण करेगा, 4 बंधों का। कार्बन के सबसे बाहरी संयोजी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 4। आई बात समझ में। देखो बेटा CH4। अब सुनो, आपको पता है एल्केन श्रेणी के अंदर जब हम लोग बात करते हैं अनुलग्न की और पूर्व लग्न की, तो बताओ पीछे क्या जुड़ता है बच्चों, N। पीछे क्या जुड़ता है, N। आई बात समझ में। अच्छा, आगे क्या जुड़ेगा, मैथ, क्योंकि कार्बन की संख्या कितनी है, 1। तो आपने वो हिंदी में पढ़ा होगा ना संधि विच्छेद, कि मैथ प्लस N क्या बन जाएगा, मैथेन। क्या बन जाएगा, मैथेन। ठीक है, बोलो मैथ में N जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा, मैथेन। आई बात समझ में। अब कोई भी आपसे पूछे, अब प्रश्न आएगा 1 नंबर का, मैथेन का संरचना सूत्र बताइए, क्या आएगा बच्चों। हालांकि इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना भी ज्ञात करना सीखेंगे। अब पहले मैं बात कर रहा हूं सामान्य सूत्र की। मैथेन, मैथ प्लस N, मैथ का मतलब एक कार्बन, N का मतलब सिंगल बंध, N का मतलब सिंगल बंध, तो इसका मतलब मैथेन। तो एक कार्बन के साथ में कितने हाइड्रोजन जुड़ेंगे, 4। सर 4 हाइड्रोजन कहां से आए, CnH2n प्लस 2 से। आई बात समझ में। तो ये तो हो गया आपका एक कार्बन। एक कार्बन के साथ में कितने हाइड्रोजन जोड़ोगे, 4। सब जगह सिंगल बंध आएगा, सब जगह कौन सा बॉन्ड आएगा, सिंगल बॉन्ड। इसका मतलब बोलो 1, बोलो 2, यह आ गया 3 और ये क्या आ गया 4। बन गया इसका सामान्य सूत्र, बोलो यस या नो। अब देखो बच्चों, अब मैंने आपसे क्या कहा कि मान के चलो बेटा N का मान कितना है, 2। N का मान कितना है, 2। तो आप क्या कहोगे सर, C2। देखो सुनो, C2 यहां पर 2 आएगा, 2 दूनी 4 और 2, बात को समझो। N की जगह क्या रखोगे, 2, और 2 के N के बीच में कोई भी चिन्ह नहीं है, इसका मतलब गुना का चिन्ह है, तो बोलो गुना। तनु ठीक है, बोलो बच्चों 2 दूनी 4, बोलो 2 दूनी 4 में 2 जोड़ो 6। तो अगर कार्बन के परमाणुओं की संख्या 2 होगी तो हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या कितनी होगी, 6। सूत्र क्या बना, C2H6। बोलो बच्चों क्या बना, C2H6। अब आपने क्या कहा सर C2, इसका मतलब कार्बन कितने हैं, 2। एकल बंध आएगा, क्योंकि आप किसकी बात कर रहे हो, एल्केन की। आप किसकी बात कर रहे हो, एल्केन की बात कर रहे हो बच्चों, बोलो यस या नो। तो पीछे क्या जोड़ूंगा, N, तो एथ में N जोड़ो, एथ प्लस N क्या बन जाएगा, एथेन। बोलो बेटा क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा आपका एथेन। अब एथेन का मतलब है सर एथ यानी 2 कार्बन, तो 1 और 2 कार्बन, N जुड़ गया, सब जगह सिंगल बॉन्ड आएगा। कितने हाइड्रोजन जोड़ूंगा, 6। तो बोलो बच्चों 1
2 3 4 5 और 6। मेरे हिसाब से ये आपको समझ में आ गया। बोलो यस या नो। अब आगे के आप प्रैक्टिस कर सकते हो। एक और देख लो। चलो मान लो बच्चों मैंने लिया आपकी बार कौन सा, पेंट। कौन सा ले लिया बेटा, पेंट। पेंट का मतलब बताओ बच्चों n का मान कितना होगा, 5। कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी होगी, 5। तो हाइड्रोजन कितने होंगे, 5 का डबल करो, 5 दूनी 10 और 10 में 2 जोड़ दो। अगर एल्केन की बात करते हैं, अगर बच्चों एल्केन की बात करते हैं तो एल्केन में क्या करते हैं, कार्बन के परमाणुओं की जो संख्या होती है उसका डबल करते हैं, उसको 2 से गुणा करते हैं और उसमें 2 जोड़ते हैं, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या हमारे को क्या हो जाती है बच्चों, प्राप्त हो जाती है। एन का मान कितना है, 5। 5 का डबल करो, 5 दूनी 10, 10 में 2 जोड़ो 12। हाइड्रोजन कितने होंगे, 12। तो आपने कहा सर ये हो जाएगा C5H12 आ गया। कार्बन 5 और हाइड्रोजन कितने, 12। अब 5 का मतलब पेंट, एकल बंध का मतलब एन, पेंटेन। क्या बन गया, पेंटेन। सामान्य नाम क्या हो जाएगा, सामान्य नाम क्या हो जाएगा, पेंटेन। और संरचना सूत्र क्या हो जाएगा, 5 कार्बन चाहिए तो बनाओ 1 2 3 4 5। बताओ हाइड्रोजन कितनी जोड़नी है, 12। चेक कर लेना, एक कार्बन के साथ में कितने होने चाहिए टोटल, 4। तो ये कार्बन एक बंध तो बना लिया, कितने कम पड़ गए, 3। आपने कहा सर 1 2 3, 1 2 1 2 1 2, लास्ट में देखो 3 जुड़ेंगे ना, 1 2 और 3, सबका 4 4 हो गया क्या, सबका 4 4 हो गया। चेक करो कितने हाइड्रोजन जोड़ा, 12। कार्बन कितने हैं, बताओ सबको समझ में आया कि नहीं आया। एल्केन का मतलब समझ गए, बोलो यस या नो। तो ये तो बच्चों आप मुझे बताओ अपना कौन सा हो गया, एल्केन समूह यानी संतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब संतृप्त के बाद में देखो बच्चों दूसरा कौन सा आता है, दूसरा कौन सा आएगा बेटा, बोलो बोलो कौन सा आएगा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अरे बोलो दूसरा कौन सा आएगा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। एक बार ये ढंग से सीख लो सभी। चलो 2 मिनट है ना, ये वाला सीख जाओ, साथ के साथ ये अपना कंप्लीट हो जाएगा। इधर देखो संतृप्त हो गया, असंतृप्त के अंदर बच्चों याद रखना 2 चीजें आएगी, यानी कार्बन के परमाणुओं के बीच में एक तो आएगा डबल बॉन्ड और एक आएगा आपका ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, यानी एक तो आएगा बच्चों आपका द्विआबंध और एक आपका कौन सा आएगा, त्रिआबंध। बोलो एक तो कौन सा होगा, एक कौन सा होगा, द्विआबंध का मतलब डबल बॉन्ड और त्रिआबंध का मतलब ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो देखो बच्चों असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंदर 2 चीजें याद रखना है। एक तो बच्चों बोलो क्या आ जाएगा, द्विआबंध। बोलो बेटा क्या आएगा, द्विआबंध। और एक बताओ बच्चों आपका क्या आएगा, बोलो त्रिआबंध। बताओ यस या नो। तो द्विआबंध भी आ गया और आपका त्रिआबंध भी आ गया। अच्छा, द्विआबंध का मतलब डबल बॉन्ड और त्रिआबंध का मतलब कितने बंध आएंगे, 3 बंध। तो डबल बॉन्ड को क्या कहोगे, एल्कीन। क्या कहोगे बच्चों, एल्कीन। बताओ क्या कहोगे, एल्कीन। जबकि इधर क्या आएगा, एल्काइन। बताओ क्या आएगा, उधर अनुलग्न क्या जोड़ा था, एन। एन किसमें, एल्केन में। इधर क्या जुड़ेगा, ईन। क्या जुड़ेगा, ईन। और इधर क्या जुड़ेगा, क्या जुड़ेगा बच्चों, आइन। आई बात समझ में, बोलो यस या नो। अब वही चीज है, मैथ है तो ईन जोड़ दो, मैथीन। उधर अगर मैथ है तो आइन जोड़ दो, मैथाइन। क्या हो जाएगा, मैथाइन। फिर वो 2 चीजें पूछेगा वापस, क्या पूछेगा, एक पूछेगा एल्कीन श्रेणी का सामान्य सूत्र CnH2n बस, और एक पूछेगा एल्काइन श्रेणी का सामान्य सूत्र CnH2n-2। मालूम है आपको। इधर देखो बच्चों, देखना फर्क चीजें आपको समझ में आनी चाहिए सारी। बेटा मुझे बताओ ये वाला सूत्र, अगर कार्बन का मान 1 है तो यहाँ 1 रखूंगा,
और यहाँ एक रखूंगा, 2 एकम 2, इसका मतलब CH2। बोलो क्या हो गया? सही है क्या? क्योंकि यहाँ पर एक रखा तो एक कार्बन और एक का डबल करो 2, तो एक कार्बन है तो हाइड्रोजन कितने हैं? 2। इसका मतलब ये एक कार्बन एक हाइड्रोजन इधर जोड़ दिया, एक हाइड्रोजन इधर जोड़ दिया। क्या इसकी संयोजकता पूरी हो गई क्या? बोलो यस या नो। क्या इसकी संयोजकता पूरी हो गई क्या? नहीं हुई इसकी संयोजकता पूरी। इसकी संयोजकता पूरी नहीं हुई तो संयोजकता को तो आपको क्या करना पड़ेगा? पूरा करना पड़ेगा। तो एक बंद यहाँ जोड़ दो, एक बंद यहाँ जोड़ दो। चेक करो इधर कितनी हुई है, इधर कितनी हुई है? बोलो यस या नो। बताओ हाँ या ना। बन गया, हो गया आपका काम। इसको आप क्या कहोगे? CH2। क्या कहोगे? क्या हो जाएगा? मैथीन। क्या हो जाएगा? अब ऐसे ही जैसे मान लो मैंने कहा C2 तो 2 का डबल करो 4, C2H4, C2H4। इसका मतलब कार्बन कितने? 2। हाइड्रोजन कितने जोड़ोगे? 4। हाइड्रोजन कितने जोड़ोगे? 4। तो आपने कहा सर 1 2 3 4 और बीच में क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड। क्या ये बताओ ये वाली संरचना सही है क्या आपने बनाई जो? गलत है ये। हाइड्रोजन तो एक ही बंद बनाता है, 2 कहां से बनाएगा? अरे पॉसिबल ही नहीं है। तो यहां से आपकी शुरुआत होगी कहां से? एत से। कहां से शुरुआत करोगे? एत से। आई बात समझ में? देखो इधर अब चेक करो, हाइड्रोजन का एक बंद, यहां भी एक बंद, यहां भी एक बंद, यहां भी एक बंद। ठीक है, तो बीच में क्या आ गया? डबल बॉन्ड। बोलो 2 और 2 4, इधर बोलो 2 और 2 4। तो कितने कार्बन है? 2। 2 कार्बन का मतलब क्या होगा? एथ। 2 कार्बन का मतलब क्या होगा? एथ। बीच में क्या आ रहा है? डबल बॉन्ड, द्विबंध। इसका मतलब बोलो आपको क्या जोड़ना पड़ेगा? इन। तो एथ में इन जोड़ो, एथीन। बोलो क्या बना? बोलो यस या नो। एथीन। ठीक है, चलो एक ले लो इसका, आइन का। किसका ले लो? आइन का। जैसे मैंने कहा बच्चों आपसे प्रोपाइन। बोलो बेटा क्या कहा? बोलो क्या लिखा? प्रोपाइन। अच्छा प्रोपाइन, इसका मतलब आपने क्या कहा? सर अब उल्टा बनाओ। अब तक हमने क्या किया था? सामान्य नाम से सामान्य क्या बनाई? संरचना। अब हम क्या करेंगे? सॉरी, पहले आपने क्या किया? सामान्य संरचना से क्या निकाला? सामान्य नाम। अब हम क्या करेंगे? सामान्य नाम से क्या निकालेंगे? उसकी संरचना। देखो बच्चों क्या आया? प्रोप। प्रोप का मतलब कितने कार्बन होंगे? 3। आपने कहा सर 1 2 और 3। प्रोपाइन, इन जुड़ रहा है, इन आइन, सॉरी प्रोपाइन का मतलब क्या जुड़ रहा है? आइन। आइन का मतलब कितने बॉन्ड होंगे? 3। कितने बॉन्ड होंगे? 3। तो ये लो 1 2 3। ठीक है, अब चेक करो, हाइड्रोजन जोड़ो। इधर बताओ एक बंद बन गया, कितने हाइड्रोजन कम पड़ गए? 3। तो ये CH3 हो गया। इधर 3 और 1 4, इसका तो कंप्लीट है। इसके कितने हैं? 3। तो इधर क्या आ गया? 1। तो चेक करो ये क्या बन गया? 1 2 3। इसका मतलब C3 और हाइड्रोजन बोलो H4, C3H4। सूत्र से चेक करो, सूत्र क्या था? सूत्र क्या था? CnH2n माइनस का 2। अच्छा Cn, n का मतलब कितना है? 3। तो यहां पर तो 3 आ गया। बोलो 3 दूनी 6 में से 2 गया तो बोलो यस या नो। अब एक बनाओ जल्दी से, पेंटाइन बनाओ, सब बनाओ रे बेटा पेंटाइन का।